नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय में रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे कि अनुपात विश्लेषण क्या है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक है जिसमें वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों के मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता है और यह अनुपात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को एक संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। वित्तीय विवरण बैलेंस शीट और मुख्यतः प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। इनमें जो सूचनाएं होती हैं, विभिन्न मद होते हैं, उनका आपस में अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिसे अनुपात विश्लेषण कहते हैं। ये अनुपात विश्लेषण के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि अनुपात को कैसे कैसे प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो लिया गया है। 1,00,000 सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपये है, तो हम इसको दिखा सकते हैं 1,00,000 अनुपात 10,000, और दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं 1,00,000 बटे 10,000, और इसको सरल करके दिखा सकते हैं 10 बटे 1 के रूप में, और 10 बटे 1 को भी सरल करेंगे तो प्राप्त होगा 10, यानी सिर्फ एक ही संख्या के रूप में, एक सिंगल संख्या के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अनुपात को और दूसरे तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको दर के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। कुछ अनुपात ऐसे आएंगे जिनमें जो सिंगल संख्या प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो रही है उसको हम दर के रूप में परिभाषित करेंगे, और दूसरे इसे इतने गुने के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है 10, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि सेल्स है वो ग्रॉस प्रॉफिट की 10 गुना है, तो इस प्रकार इसे इतने गुने के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुपात विश्लेषण है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे अनुपातों का प्रकार है, ये दो तरीके से होता है, वित्तीय विवरण के आधार पे और दूसरा उद्देश्य के आधार पे। तो वित्तीय विवरण के आधार पे 3 प्रकार का होता है अनुपात विश्लेषण, जिसको सबसे पहले है चिट्ठा अनुपात। चिट्ठा अनुपात वे अनुपात होते हैं जिनकी दोनों मदें बैलेंस शीट से ली गई हों। अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दो मदों को आपस में तुलना करते हैं। यदि दोनों मदें ही बैलेंस शीट से उठाई गई हैं और उनका अनुपात निकाला गया है तो ऐसा अनुपात चिट्ठा अनुपात या बैलेंस शीट अनुपात कहलाता है। दूसरा है आय विवरण अनुपात। आय विवरण अनुपात वे विवरण होते हैं, वे अनुपात होते हैं जिनकी दोनों मदें इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाई गई हैं। तीसरा है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात वे अनुपात होते हैं जिनकी एक मद तो चिट्ठे से और दूसरी मद आय विवरण से ली गई हो या कैसे भी ली गई हो, परंतु एक मद तो इनकम स्टेटमेंट से हो और दूसरी मद चिट्ठे से हो, तो ऐसे अनुपातों को मिश्रित अनुपात कहते हैं। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर अनुपात। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तरल अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ये अनुपात व्यवसाय की तरलता को प्रकट करता है और ये बताता है कि क्या व्यवसाय अपने जो चालू देनदारियां हैं यानी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको चुकाने में कितना सक्षम है। फिर दूसरा है क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात ये बताता है कि अन्य जो मदें हैं उनका सेल्स के साथ क्या संबंध है, जैसे डेटर्स, परचेज, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, तो इनके बारे में आगे से हम अलग से अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा है पूंजी संरचना अनुपात। ये अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय की पूंजी को किस किस तरह से जुटाया गया है।
जैसे इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स की में क्या अनुपात है, शेयर धारकों की पूंजी क्या है, उधार की पूंजी क्या है, उसके अनुपात को बताता है। फिर चौथा है लाभदायकता अनुपात। ये अनुपात व्यवसाय के विभिन्न लाभों के मध्य अनुपात को बताता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है व्यवसाय में, नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या है, और जो विनियोग पे प्रत्याय है उसका रेशियो क्या है, इस तरह से बताता है। फिर पांचवा है पूंजी बाजार अनुपात या विनियोग विश्लेषण अनुपात। ये अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय में जो हमने विनियोग कर रखा है उस पर हमें कितना लाभ मिल रहा है। इनके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता के अनुपात के बारे में बात की जाएगी। बाकी के बारे में अलग सी वीडियो में बात की जाएगी। सबसे पहले है तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये किसी व्यवसाय की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनके भुगतान करने की किसी व्यवसाय में कितनी क्षमता होती है ये बताता है। और ये व्यवसाय में एक वर्ष की अवधि में भुगतान करने की क्षमता को बताता है। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है चालू अनुपात। चालू अनुपात क्या होता है? ये चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य अनुपात को बताता है। यानी व्यवसाय की जो करंट असेट्स होती हैं चिट्ठे में, उनके बीच मध्य, और जो चालू दायित्व होते हैं लायबिलिटी साइड में, उनके मध्य क्या अनुपात आता है उसको बताता है। इसका सूत्र है करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। और इसको हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, करंट रेशियो बराबर CA बटे CL। CA का मतलब है करंट असेट्स और CL का मतलब है करंट लायबिलिटीज। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। CA माइनस CL बराबर वर्किंग कैपिटल। इसका आदर्श अनुपात 2:1 होता है। ये 2:1 क्यों रखा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। ये माना जाता है कि यदि बाजार में संपत्तियों के मूल्य गिर जाएं, आधे हो जाएं, तो भी व्यवसाय में करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटीज की दुगनी हों, और उनका आधा मूल्य गिर जाए तो भी वो करंट लायबिलिटीज़ के बराबर हम भुगतान करने की क्षमता रखते हैं। इससे नीचा अनुपात अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हम एक प्रॉब्लम में हम आगे सोल्व करके देखेंगे कि चालू अनुपात कैसे निकाला जाता है। फिर दूसरा है त्वरित अनुपात या अमलपरक अनुपात, क्विक रेशियो और एसीटेट रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात त्वरित संपत्तियों व चालू दायित्वों के मध्य अनुपात को बताता है। त्वरित संपत्तियां कौन सी होती हैं? ऐसी संपत्तियां जिनको हम थोड़ा बहुत समय लेकर, लगभग 6 महीने तक लेकर हम उनको कैश में बदल सकते हैं और अपने करंट लायबिलिटीज़ के दायित्वों का भुगतान कर सकते हैं। इसमें चालू अनुपात की तुलना में कम समय मिलता है संपत्तियों दायित्वों का भुगतान करने के लिए। इसका सूत्र है क्विक रेशियो बराबर क्विक असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे क्विक असेट्स लेंगे, और क्विक असेट्स कैसे ज्ञात करते हैं? इसका सूत्र है क्विक असेट्स बराबर करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक असेट्स ज्ञात करने के लिए हमने करंट असेट्स में से 2 चीज़ें घटाई हैं। पहला है स्टॉक। स्टॉक इसलिए घटाया है क्योंकि कम समय मिलने पे, 2-4 महीने मिलने पे, 6 महीने तक समय मिलने पे हो सकता है कि अब हम अपना जो स्टॉक है उसको पूरी तरह से बेच नहीं पाएँ, और जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की राशि है उसको हम नगद में नहीं बदल पाएँ।
तो इसको हम करंट क्विक एसेट्स ज्ञात करते समय इसको घटा देते हैं करंट एसेट्स में से। और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज वे खर्चे होते हैं जिनका हमने एडवांस में हमारे दायित्वों के खिलाफ भुगतान कर दिया है। जैसे बीमा की किस्त, यदि हमने बीमा की किस्त एडवांस में भी दे दी है तो उसको दोबारा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जैसे ही अवधि ख़त्म हो जाती है वो जिसके लिए भुगतान किया उसके बाद को उसको चिट्ठी में से हटा देते हैं। तो इस खर्चे को वापस प्राप्त करना संभव नहीं होता, इसलिए इसको भी घटा देते हैं। जो त्वरित अनुपात होता है उसका आदर्श अनुपात 1:1 होता है और इससे नीचा अनुपात अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनका भुगतान करने के लिए चिट्ठे में हमें संपत्तियों को करंट लायबिलिटीज़ के बराबर संपत्तियों को तो त्वरित अवस्था में रखना ही चाहिए। यदि इससे नीचा अनुपात है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अब है तीसरे नंबर का जो तरलता अनुपात है वह है पूर्णतया तरल अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का मतलब होता है कि ये अनुपात बताएगा कि यदि सभी लेनदार जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो मांगने वाले तुरंत आ जाएं और ये बोलें कि हमें हमारा भुगतान अभी के अभी करो, तो हमारे पास कितनी क्षमता होती है चुकाने की। तो इसका सूत्र है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज़। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? ये वे एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं जिनको तुरंत नकद में बदला जा सकता है तुरंत प्रभाव से। और उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स में से 3 चीज़ें घटा दो। पहला स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेज, क्योंकि इनसे तुरंत भुगतान नकद में नहीं बदला जा सकता। और एक डेटर्स को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने त्वरित रेशियो ज्ञात किया क्विक रेशियो तब हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज घटाए थे। मगर अब ये सुपर क्विक रेशियो है, पूर्णतया तरल अनुपात है, तो इसमें हमें डेटर्स को भी और घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटर से भी तुरंत हाथ पे हाथ जाके उन सभी से वसूली नहीं कर सकते और उसको नकद में नहीं बदल सकते। इसलिए हमें तुरंत के तुरंत भुगतान करने के लिए एक ही उपाय होता है, और इसमें जो हमारे पास उपलब्ध करंट असेट्स होती हैं जो पूरी तरह से लिक्विड हैं उनको कैलकुलेशन करते हैं। ये करंट एब्सोल्यूट करंट असेट्स हैं, उनको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या लिक्विड में होता है तुरंत, जिसको कैश में बदल सकते हैं। पहला है कैश इन हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक, और तीसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज या विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ क्या होते हैं? ये व्यवसाय में ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनको हम तुरंत शेयर मार्केट में बेच के नगद पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत बेच के, क्योंकि आजकल जो शेयर मार्केट वो ऑनलाइन है और हम ऑनलाइन ही अपनी प्रतिभूतियों को तुरंत बेच सकते हैं। तो इस प्रकार एब्सोल्यूट करंट असेट्स हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका आदर्श अनुपात 0.5:1 होता है, यानी आधा अनुपात 1। तो इसका मतलब हुआ कि व्यवसाय में एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की आदि तो होनी चाहिए कि तुरंत मांगने वाले आ जाएं, तो उनके में से आधे लोगों को तो हम तुरंत भुगतान करके भेज सकें, और इससे नीचा अनुपात अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे जिसमें से हम तीनों जो अनुपात उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये बैलेंस शीट है, इसका लायबिलिटीज़ पक्ष है। लायबिलिटीज़ पक्ष में शेयर होल्डर फंड है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये कुछ नहीं है, फिर है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास ट्रेड पेबल में क्रेडिटर 6,000 के, बिल्स पेबल 4,000 के, और जो अदर करंट लायबिलिटीज़ उसमें आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के। तो टोटल 6 और 4 10 और 2 12,000 रुपये हमारा करंट लायबिलिटीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। ये इसी का असेट साइड है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के असेट साइड में करंट असेट्स क्या क्या हैं? इन्वेंट्री 10,000 की है,
डेटर 7,000 के हैं और बिल्स रिसीवेबल 5,000 के हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश है 2,000 का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ 2,000 की। तो टोटल जो हमारा हो गया 7 और 10 17 और 5 22, 22 और 2 24 और 2 26,000 रुपये हमारा करंट असेट्स हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है करंट रेशियो, चालू अनुपात, फिर क्विक रेशियो और उसके बाद में एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो यानी पूर्णतया तरल अनुपात ज्ञात करना है। करंट रेशियो का सूत्र है करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। तो हमारी करंट असेट्स हैं 26,000 की क्वेश्चन के हिसाब से। ये 26,000 की करंट असेट्स 10,000, 7,000, 5,000, 2,000 और 2,000। तो ये 26,000 करंट असेट्स हो गई और करंट लायबिलिटीज 12,000 की। तो रेशियो हो गया 26,000 बटे 12,000 तो बराबर 2.17 अनुपात 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज हैं उसकी तुलना में हमारे पास 2 रुपये 17 पैसे का करंट असेट्स हैं। ये भी आदर्श अनुपात 2:1 से ऊंचा अनुपात है, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति को बताता है व्यवसाय की। फिर दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, यानी क्विक असेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग देना होता है। तो क्विक असेट्स कैसे ज्ञात करते हैं? करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दो। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में करंट असेट्स 26,000 की हैं और उसमें से हमारे पास का जो इन्वेंट्री है वो है 10,000 की और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई है नहीं। तो 26,000 में से 10,000 की इन्वेंट्री घटाने पे हमारे पास प्राप्त होगा 26,000 माइनस 10,000 बराबर 16,000। अब 16,000 में करंट लायबिलिटीज़ का भाग देंगे तो अनुपात आएगा 1.33 अनुपात 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ हैं उसकी तुलना में हमारे पास 1 रुपया 33 पैसे की क्विक असेट्स हैं, यानी हम तुरंत भुगतान करने की क्षमता रखते हैं। और ये 1:1 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे अधिक है तो ये भी अच्छी स्थिति को बताता है। और अंत में है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो यह है सूत्र एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज़। तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में क्या क्या होता है? कैश होता है, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये 3 ही चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस ओनली 2,000 रुपये का है, ओनली कैश दे रखा है, बैंक नहीं है, 2,000 रुपये का, और ये 2,000 रुपये का कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं 2,000 की, तो टोटल हो गया 4,000। तो 4,000 बटे करंट लायबिलिटीज है 12,000, तो 4,000 बटे 12,000 ये आ गया 0.33 अनुपात 1। तो इसका आदर्श अनुपात होता है आधा अनुपात 1, 0.5 अनुपात 1। तो ये भी व्यवसाय का नीचा है कि 0.5 से कम है, इसलिए ये स्थिति सही नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने तरल अनुपात के बारे में जाना और बाकी हम जानेंगे आगे अनुपातों के बारे में वो आगे की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।